तो मेरे 0 डिग्री होगा तो कार्य का मान महत्तम हो जाएगा। थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो कार्य का मान महत्तम हो जाएगा। और थीटा का मान अगर 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा तो कार्य का मान ऋणात्मक हो जाएगा। जल्दी से लिखो। और ये कार्य होगा घर्षण के कारण, ये होगा घर्षण के कारण। आंसर 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 कहते हैं दोस्त मेरे, थीटा 180 डिग्री होगा तो कार्य का मान निगेटिव होगा घर्षण के कारण। थीटा 180 डिग्री होगा, कार्य का मान ऋणात्मक होगा, किसके कारण? घर्षण के कारण। अगला 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 क्वेश्चन का आंसर बताओ। एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन होगा दोस्त मेरे, 40 से 45 मिनट, हार्डली 50 मिनट में हम आपका कंप्लीट कर देंगे आंसर। आपका भी सपना है सरकारी नौकरी में जाने का, मगर यह समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें, तो खास आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है उम्मीद की किरण टेक्स्ट बुक पास प्रो के रूप में, जहां आप 800 से भी ज्यादा एग्जाम की तैयारी भी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, यानी ताप ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्त मेरे? कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। पॉइजुली कुछ है नहीं, टॉरिसेली भी नहीं होगा। पास्कल ने, ब्लेस पास्कल ने हाइड्रोलिक से संबंधित सारा सिद्धांत दिया था, हाइड्रोलिक से संबंधित सारा सिद्धांत दिया था। और सभी ऊर्जाओं का योग एक नियत राशि होगा। ये बात किसने कही थी दोस्त मेरे? बर्नौली ने कही थी। किसने कही थी? बर्नौली ने। इसी का एग्जाम्पल है, बर्नौली का ही एग्जाम्पल है छप्पर का उड़ जाना, छप्पर का उड़ जाना बर्नौली का ही एग्जाम्पल है दोस्त मेरे। छप्पर का उड़ना, छप्पर का उड़ना किसका एग्जाम्पल है? बर्नौली के एग्जाम्पल है, बर्नौली के सिद्धांत का एग्जाम्पल है। छप्पर का क्या हो जाना दोस्त मेरे? उड़ जाना। बर्नौली का एग्जाम्पल और भी है कनित्र एटोमाइजर, कनित्र एटोमाइजर। उसके बाद इसका और एग्जाम्पल है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर की अगर हम बात करें, छप्पर का उड़ना, कनित्र, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, इस सब 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 जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत क्या था कि दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा कांस्टेंट होगा। दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का योग हमेशा कांस्टेंट होगा। आंसर 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 आंसर। अगला 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 क्वेश्चन बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अगला क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। ये तो दोस्त मेरे दिखाई नहीं दे रहा होगा तुमको। कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बताओ दो क्या हो जाएगा जल्दी से। ऊर्जा निर्माण, आंसर ए की भी किसी की डी। चलता, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। उसके बाद लाइसोसोम है, लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। लाइसोसोम की अगर हम बात करें 4 नंबर, तो लाइसोसोम हो जाएगा कोशिका का पाचन तंत्र है। केंद्रक जो होगा कोशिका के क्रियात्मक, एक कोशिका के क्रियात्मक क्रियाकलाप का विनिमय है। आंसर बता। बी फॉर बॉल। देखो इसमें क्वेश्चन दिया माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है तो ऊर्जा का निर्माण करेगा। राइबोसोम की बात करें प्रोटीन संश्लेषण, सबको पता है। लाइसोसोम आत्महत्या की स्थैली है तो कोशिका का पाचन करेगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला अगला निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन नहीं है एक मतलब है दोस्त मेरे रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन नहीं है एक मतलब होगा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन नहीं है एक मतलब होगा दोस्त मेरे रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन नहीं है एक मतलब रासायनिक परिवर्तन है। कहते हैं गैसों का तरल पदार्थ में द्रवीकरण, भौतिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन। बताओ आंसर। गैस का तरल में बदलना, गैस जब तरल में यानी द्रव में बदलेगा, द्रव फिर गैस में बदलेगा। पदार्थों का किण्वन, किण्वन का मतलब होता है सड़न,
किण्वन का मतलब होता है दोस्त मेरे सड़न, दैट इज रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन का मतलब क्या होता है? सड़न, दैट इज रासायनिक परिवर्तन है। और किण्वन के द्वारा ग्लूकोज C6H12O6 जो है ये जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में ये बना देता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? C6H12O6 जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O बनाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना, किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलेगी दोस्त मेरे? CO2 गैस निकलेगी। किण्वन का मतलब क्या होता है? सड़ना। सीधी बात, नो बकवास, 40 क्वेश्चन पढ़ा के जाएंगे एकदम। अगर तुम पेशेंस है तो पढ़ के जाओ। अगला, किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। कहते हैं निम्नलिखित में से अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है, लैक्टिक एसिड। इसमें क्या सोचना है? बेंजोइक अम्ल के बारे में खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में, 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 खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में एसिटिक एसिड विनेगर में, एसिटिक एसिड जो होगा वो विनेगर में, एसिटिक एसिड विनेगर में, नाइट्रिक एसिड और HCl ये दोनों मिला के दोस्त मेरे 1:3 में जब बढ़ता है तो ये एक्वारेजिया का निर्माण कर देता है। ये किसका निर्माण करता है? एक्वारेजिया का निर्माण करता है। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाते हैं। और ये ध्यान रखना, दोनों सांद्र सांद्र होगा, दोनों सांद्र सांद्र होगा। हाँ, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट। तो CBT 2 का जो टेस्ट होगा वो 18 तारीख से एग्जाम है तुम्हारा टेक्नीशियन, 19 से, तो 20 से शुरू हो जाएगा। एकदम तुम निश्चिंत रहो। अगला, यदि 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 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदला जाए, एकदम ही फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। C-0 बटा 100-0 इज इक्वल टू F-32 बटा 212-32 इज इक्वल टू R-0 बटा 80-0 इज इक्वल टू K-273 बटा 373-273 बराबर 0। कहते हैं यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का सूत्र ये हो, क्या सूत्र हो दोस्त मेरे? C बराबर, फॉर्मूला दिया है 5/9 F-32, ये फॉर्मूला है दिया है। तो कहता है C का मान 30 होने पर F का मान क्या होगा? तो C का मान 30 दे दो यहाँ पर, F का मान निकाल लो 5/9 F-32, F का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? देखो क्या आ रहा है, बच्चा लोग बनाओ जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर? कितना आ रहा है रे? जोड़ घटाओ करो न रे। ए नंबर 86 इज द राइट आंसर। देखो तो 86 आ रहा है क्या? 86 इज द राइट आंसर। F का मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब जो कुछ मत पूछो, रिजल्ट भी आएगा, तुम आराम से टेक्नीशियन की तैयारी करो। जिसका नंबर अच्छा आ रहा है अगले दिन से तुम दोस्त मेरे लग जाओ ALP के लिए। अगला 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 ये देख लो, ये 100 डिग्री C, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री R, 373 केल्विन, सब जल का क्वथनांक है। ये जो 0 डिग्री C, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री R, 273 केल्विन, ये सब जल का हिमांक है। इस सब जल का क्या है दोस्त मेरे? हिमांक है। ये शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन, जब ये डालोगे भैया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देगा। आंसर, शुष्क बुझे चूने CaOH पर क्लोरीन जब इसे ही डालोगे ये बना देगा CaOCl इंटू Cl बना देगा। दैट इज बिना बुझा चूना कब बनेगा? जब CaOH2O से विक्रिया करेगा तब बना देगा बुझा चूना, CaOH2 का निर्माण करेगा। इसको कहते हैं बुझा चूना, इसको कहते हैं बुझा चूना, इसको कहते हैं अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, इसको कहते हैं दोस्त मेरे अनबुझा चूना। एसिटिक एसिड विनेगर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना पूछो किया था, ये कल बीपीएससी में भी पूछा है, कल बीपीएससी कल या परसों जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा है। उधर में ऐप पर क्लास अभी शनिवार रविवार दोस्त, मंडे से फिर क्लास चलेगा आपका। शनिवार रविवार ऐप पे क्लास नहीं हो रही है, मंडे से क्लास चलेगा। मंडे टू फ्राइडे चलती है ऐप पर क्लास।
अगला 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 अगला। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रमी पिंड पर कार्य करने वाला बल कौन बल कहलाता है? अभिकेंद्र बल कहलाता है। इसमें क्या सोचना है? गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक या हर एक वस्तु पर लगता है। हर एक वस्तु पर लगने वाला बल कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। सब केवल आकर्षण का बल हर एक वस्तु पर लगता है, कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। केवल आकर्षण का बल जो होगा वो कौन बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। सामान्य बल होगा नहीं, कोणीय बल होगा नहीं। घर्षण बल को संपर्क बल कहते हैं, कल पूछा था बीपीएससी में। घर्षण बल को कौन बल कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। घर्षण बल को कौन बल कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। घर्षण बल को कौन बल कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। घर्षण बल को कौन बल कहते हैं दोस्त मेरे? संपर्क बल कहते हैं। घर्षण बल को कौन बल कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है। आकर्षण विकर्षण दोनों का बल है। विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल। अगला 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 वोल्टेज को अस्थिर रखते हुए यदि किसी लैंप में श्रृंखला परिपथ में रखा जाए तो परिपथ में धारा क्या होगा? तो भैया वोल्टेज को अस्थिर रखते हुए I बराबर होता है V/R। आप वोल्टेज को अस्थिर रखोगे तो श्रृंखला में रखोगे, प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा, धारा का मान कम होगा। धारा का मान कम होगा तो किधर घटता है? B का मतलब हो गया B आंसर। बताओ जल्दी से। तो कुछ नहीं है, वोल्टेज कह रहा है यदि अधिक लैंप को सीरीज परिपथ में लगा दिया जाए तो धारा क्या होगा? तो सीरीज परिपथ में लगाओगे तो प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, उसमें धारा का मान कम हो जाएगा। और समानांतर में प्रतिरोध कम होता है, धारा का मान ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त स्कंदन में निहित है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त स्कंदन में निहित है? बताओ जल्दी से क्या होगा? जल्दी बताओ। फाइब्रिनोजेन इज द राइट आंसर। फाइब्रिनोजेन इज द राइट आंसर। ग्लोबुलिन नहीं होगा, एमाइलेज भी नहीं होगा। एल्बुमिन तो मूत्र में पाया जाता है, एल्बुमिन मूत्र में पाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त स्कंदन में निहित है? फाइब्रिनोजेन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलीएम्पियर 1 मिलीएम्पियर 10⁻³ एम्पियर 10⁻³ एम्पियर 1 मिलीएम्पियर बोले तो 1 मिलीएम्पियर बोले तो 10⁻³ एम्पियर। इसमें क्या सोचना है? मार सरिया के, यहाँ -3 है, यहाँ 3 है, यहाँ -6 है, यहाँ 6 है। मारो -3 इज द राइट आंसर। तो पूछा था 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट। प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। बताओ जल्दी से। प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण नहीं है, क्या हो जाएगा? तारों का जगमगाना एकदम सही है। मृग तृष्णा एक माध्यम से गुजरने पर प्रकाश का जो पार्श्ववित क्रम नहीं है, आंसर हो जाएगा B फॉर बॉल। पार्श्ववित क्रम जो होता है कहाँ बनता है? समतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण में आज भी बताए हम मैराथन में 15 दिन 15 कक्षा में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक सीधा और वस्तु से के बराबर। काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। और पार्श्व उल्टा बनता है, और पार्श्व उल्टा बनता है, और पार्श्व उल्टा बनता है। जल्दी लिख। और पार्श्व उल्टा बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। काल्पनिक सीधा बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। काल्पनिक सीधा बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। अगला समतल दर्पण में पार्श्ववित क्रम जो होता है ना, जैसे लेफ्ट उठाओगे तो राइट उठा हुआ दिखाई देगा, राइट उठाओगे तो लेफ्ट उठा हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से बेजोड़ का चयन कीजिए। ब्रोमोज हो जाएगा बेजोड़। देख लो, पारा का ही दूसरा नाम पारा दिया, क्विक सिल्वर, इसी का ही दूसरा नाम हाइड्रारजिरम है। ब्रोमोज हो जाएगा आंसर। D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। D फॉर डॉग इज द राइट आंसर। देख लो, पारा को ही पारा दिया, क्विक सिल्वर, इसी को हाइड्रारजिरम भी कहते हैं, इसका लैटिन नाम है। बताओ आंसर क्या होगा? D फॉर डॉग, B फॉर बॉल इज द राइट आंसर। B फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ब्रोमोस नहीं होगा। अगला विस्कस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? जल्दी बता। विस्कोस फाइबर जो है ये प्राप्त किया जाता है सेलुलोज से। पादप में भी पाया जाता है सेलुलोज, पेपर में भी पाया जाता है सेलुलोज, और कोयला को हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक कार्बन का प्रतिशत एंथ्रासाइड, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट और सबसे कम पीट में होता है। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शुद्ध
शुद्धिकरण होता है, आसवन से समुद्री जल का शुद्धिकरण होता है। प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, आसवन से समुद्री जल का शुद्धिकरण। प्रभाजी आसवन का संबंध किससे है दोस्त मेरे? प्रभाजी आसवन का संबंध पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से है और आसवन का संबंध समुद्री जल के शुद्धिकरण से है। प्रभाजी आसवन का संबंध पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से है और आसवन का संबंध समुद्री जल के शुद्धिकरण से है। आंसर न तो मिला। अगला कहता है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताओ जल्दी बता। लैंगिक जनन पर। लैंगिक होगा तभी ना आनुवंशिकता होगा। आनुवंशिकता के लिए बोला था कि लक्षण जो है किस पर निर्भर करता है? माता पिता दोनों के डीएनए पर। लेकिन डोमिनेंट कौन होता है? पिता का डीएनए। पिता का डीएनए। अगला, न्यूलैंड के अष्टक नियम क्रमशः किससे शुरू होते हैं और किस पर खत्म होता है? जल्दी बताओ। हाइड्रोजन से शुरू होता है, थोरियम पर समाप्त होता है, लेकिन नियम जो है कैल्शियम तक मान्य है। नियम कहां तक मान्य है दोस्त मेरे? कैल्शियम तक मान्य है। नियम कैल्शियम तक मान्य है दोस्त। प्रिडिक्टेबल है या एसिड बेस सॉल्ट है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए एएलपी में, फिर भी आप पढ़ के जाइएगा। पूछा तो भी ठीक, नहीं पूछा तो भी ठीक। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? बता क्या होगा? ए की बी की सी? चलिए बता। यकृत इज द राइट आंसर। यकृत ही ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, लीवर जमा करता है। यकृत से ही दोस्त मेरे अगर हम बात करें पित्त रस का स्राव होता है और यकृत सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है दोस्त मेरे? यकृत में। सबसे धीमी गति से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? वो होता है मस्तिष्क में, न्यूरॉन्स में। मस्तिष्क में, न्यूरॉन में। निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? बता आंसर। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और बाद बाकी सब कुछ सबसे कम। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? लाल इज द राइट आंसर। लाल का तरंग दैर्ध्य और चाल सबसे ज्यादा, बाद बाकी कुछ पूछेगा तो लाल का सबसे कम, तो कह रहा है सबसे कम, तो लाल का मार देंगे आंसर। इसमें क्या सोचना है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जल्दी बता। ए की बी की सी? जल्दी बता। डी फॉर डॉग। देखो, आपेक्षिक घनत्व अगर कहेगा ना, आपेक्षिक घनत्व अगर कहेगा तो मारना हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व अगर कहेगा तो हाइड्रोमीटर मार देना आंसर। और आपेक्षिक आर्द्रता अगर कहेगा, आपेक्षिक आर्द्रता अगर कहेगा, आपेक्षिक आर्द्रता कहेगा तो मारना हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता अगर कहेगा तो मारना हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। और अगर घनत्व खाली कह देगा, आपेक्षिक घनत्व नहीं खाली घनत्व कह देगा तो आंसर हो जाएगा पिकनोमीटर। आपेक्षिक घनत्व कह देगा तो आंसर क्या हो जाएगा? पिकनोमीटर। एनीमोमीटर वायु की गति नापते हैं, ये दोनों आपके काम का नहीं है। एनीमोमीटर वायु की गति को नापते हैं, एनीमोमीटर वायु की गति नापता है। आपेक्षिक घनत्व की बात करें हाइड्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता की बात करें हाइग्रोमीटर, घनत्व की अगर हम बात करें पिकनोमीटर। पिकनोमीटर इज द राइट आंसर। बहुत जल्द दोस्त ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन रखने वाले हैं। बहुत जल्द बातें चल रही है, बहुत जल्द ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए हम लोग सब मिलकर ट्विटर कैंपेन रखने वाले हैं। अभी बच्चा सब थोड़ा सा उसमें उलझा हुआ है टेक्नीशियन के एग्जाम में। जैसे ही वहां से बच्चा निकलेगा या उससे पहले ही देख लेते हैं, बहुत जल्द आपको मिलेगा
सब लोग मिलके बढ़िया से ट्विटर कैंपेन करेंगे एकदम धमाकेदार। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, घनत्व बोले तो पिक्नोमीटर, एनीमोमीटर वायु की गति नापता है, एनीमोमीटर वायु की गति। देखो आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, लेकिन अगर घनत्व कह देगा तो पिक्नोमीटर। विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासित होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? बता आंसर, जल्दी बताओ। विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासित ऊष्मा के रूप में हासित होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? बता। यह परिपथ में प्रयुक्त विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह परिपथ में प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, यह प्रतिरोध धारा प्रवाह की अवधि के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह परिपथ में प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बता आंसर। H बराबर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एक फॉर्मूला होता है वी आई टी, लेकिन इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो दोस्त मेरे यही होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? धारा के अनुक्रमानुपाती, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, समय के अनुक्रमानुपाती। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, आंसर है। बाकी देखो कोई कह रहा है विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, एकदम नहीं है। विभव भी के व्युत्क्रमानुपाती है H। यह परिपथ में धारा के प्रवाह अवधि का व्युत्क्रमानुपाती है, अवधि का मतलब हुआ समय, इस सब का समानुपाती है। आंसर ये दिया था किसने? जूल ने। जूल के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या है? हीटर है, बल्ब है, उसके बाद आयरन है, ये सब जूल के उसमें प्रभाव पर आधारित है। रासायनिक समीकरण में की प्रतिक्रिया की स्थिति इतना हेलो 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 कहते हैं रासायनिक समीकरण की प्रक्रिया की स्थिति में किस स्थान पर इंगित की जाती है? बताओ। तीर के ऊपर या नीचे? समीकरण के शुरुआत में केवल तीर के ऊपर, केवल तीर के नीचे, क्या होगा आंसर? जल्दी बता। रासायनिक समीकरण की प्रतिक्रिया की स्थिति को तीर के ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे का मतलब हुआ इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट। इसको देना चाहिए लेफ्ट और राइट, लेकिन ऊपर नीचे भी दिया है तो चलेगा। लेफ्ट और राइट इज द राइट आंसर, लेफ्ट और राइट इज द राइट आंसर, दैट इज ऊपर और नीचे। डैश ने ऊष्मा प्रवैगिकी, देखो क्या कर रहा है, कहता है डैश ने ऊष्मा प्रवैगिकी से पहले दो कानूनों को संहिताबद्ध किया और निष्कर्ष दिया कि परम शून्य तापमान -273.15 डिग्री सी है। उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल का नामकरण से सम्मानित किया गया। उसका नाम क्या था? बता जल्दी बता, जल्दी बता क्या नाम था? विलियम थॉमसन उनका नाम था, जिन्होंने इसको केल्विन तापमान पर डिग्री सी तापमान पर -273.15 डिग्री सी, जिसको जल परम शून्य ताप कहते हैं, या इसी को 0 केल्विन के नाम से जानते हैं, ये घटना विलियम थॉमसन ने अंजाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने कहा था प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। प्रतिबल समानुपाती होता है किसके दोस्त मेरे? विकृति के प्रत्यास्था सीमा के अंदर। प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के प्रत्यास्था सीमा के, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है प्रत्यास्था सीमा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? एक होता है नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय नवीकरणीय इसी को कहते हैं गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। आई जो होता है नवीकरणीय या गैर परंपरागत, जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो। एक एग्जांपल देखो कौन कौन है। एगो सूर्य की ऊष्मा, एगो ज्वारीय ऊर्जा, एगो ज्वारीय ऊर्जा, एगो पवन ऊर्जा, एगो पवन ऊर्जा, एगो बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सब कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है। एगो बायोमास ऊर्जा, ये सब कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है जो कभी नष्ट ना हो। बता आंसर क्या हो जाए? और नवीकरणीय में जो नष्ट होने वाला कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ। संश्लेषण कोयला ये एकदम नहीं होगा, क्योंकि नवीकरणीय नहीं, पेट्रोलियम भी नहीं होगा, प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा। तो एक बच गया संश्लेषित गैस। संश्लेषित गैस जो हम लोग निकाल के बनाएंगे, हम लोग जो अभी बना रहे हैं संश्लेषित गैस, ये कभी ना नष्ट होने वाला है, कभी ना नष्ट होने वाला है। जल्दी लिखो। नवीकरणीय या परंपरागत? गैर परंपरागत। जो नवीन है अर्थात गैर परंपरागत है, जो नष्ट ना हो। सूर्य, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास। एगो और लिख लो इसी में, संश्लेषण गैस, संश्लेषण, संश्लेषण गैस, संश्लेषण गैस, संश्लेषण गैस, संश्लेषण गैस,
संश्लेषण गैस इज द राइट आंसर। इसी का कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो है खत्म होने वाला है। बताओ तो ये नाभिकीय ऊर्जा जो है यूरेनियम, ये किस में आएगा? यूरेनियम ये किस में आएगा? एक नवनीकरणीय में या अनवनीकरणीय, या अनवनीकरणीय, हम बताओ तो क्या आएगा? यूरेनियम किस में आएगा? देखें के पढ़ता है, नवनीकरणीय के अनवनीकरणीय, जल्दी बता। ये दोस्त मेरे डेली हम 50 मिनट में 40 क्वेश्चन करवाते हैं, सुपर फास्ट। अब एग्जाम का टाइम है, चला अब क्या समझने समझाने का समय नहीं है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना कर देना। बताओ जल्दी से क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। यूरेनियम अनवनीकरणीय है। यूरेनियम की अगर हम बात करें, अनवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ये, अनवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल, कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छत को कैसे बनाया जाए ताकि परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक ध्वनि पहुंचाई जा सकती है? बताओ क्या होगा? घुमावदार बनाइएगा, इससे तो सब जगह ध्वनि पहुंचता है। जितना भी कंसर्ट हॉल है, चाहे बापू सभागार ले लो कि कोई ले लो, ऐसे घुमावदार बनाया जाता है और वहां ध्वनि अवशोषक पदार्थ के रूप में कॉर्क, मोटा पर्दा, प्लाईवुड दिया जाता है, जिसको हम लोग एकॉस्टिक के नाम से जानते हैं। एकॉस्टिक एक प्रकार का ध्वनि अवशोषक पदार्थ है। एकॉस्टिक विज्ञान का संबंध ध्वनि से, विज्ञान से है। हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होती है। और पादप में जो होता है, पादप में स्टार्च के रूप में। ग्लाइकोजेन की अगर हम बात करें, ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है ऊर्जा जंतु में। अब पादप में जो संचित होता है दोस्त मेरे, वो स्टार्च के रूप में। पादप में किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। आप पे घमंड है हमको सर, मस्त पढ़ाते हैं। बाप रे, अभी पढ़ा कहाँ रहे? चला सुपर फास्ट, खाली थोड़ा क्वेश्चन एक बार दिखा दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। पढ़ाते हम ऐसे थोड़े हैं, पढ़ाते हैं हम दोस्त मेरे 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं 40 से 50 मिनट में। अभी तो सिर्फ थोड़ा सुपर फास्ट दिखा दे रहे हैं। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ग्लूकोज तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकोन डी जैसा। वसा सबसे तुरंत ऊर्जा ग्लूकोज, वसा देता है सबसे अधिक ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसका मुख्य रूप से फोटोवोल्टेइक सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया था? सिलिकॉन, मारो ना आंसर, सिलिकॉन और चांदी। सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है और यह अर्धचालक है। इसका उपयोग मेमोरी वगैरह में किया जाता है। अब मेंडलीफ ने एक क्वेश्चन और पूछता है, मेंडलीफ ने स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को जोड़ा था बाद में। इसको बाद में जोड़ा था, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में मेंडलीफ ने जोड़ा था। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में मेंडलीफ ने जोड़ा था। और दोस्त मेरे फोटोवोल्टेइक सेल या सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन इज द राइट आंसर। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को कहां कब जोड़ा था? बाद में जोड़ा गया था। सिलिकॉन की संयोजकता 4 है। सिलिकॉन की संयोजकता 4। निम्न में किस समूह में तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? बता जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? E की B की C की D। 16वां वर्ग जो होता है दोस्ती, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। और अम्लीय ऑक्साइड की अगर बात करोगे तो अम्लीय ऑक्साइड में आता है CO2, NO2, SO2, ये अम्लीय ऑक्साइड है। अभी तुरंत आज पढ़ाए भी थे 15 दिन 15 कक्षा में। उदासीन में आता है CONOH2O, उदासीन में आता है CONOH2O। और उभयधर्मी में आता है, उभयधर्मी में आता है दोस्त मेरे Al2O3। एकदम इसके साथ सामान्य विज्ञान जितना बार हो सकता है रिवीजन करके जाओ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्त मेरे। NCERT उसी में दिया हुआ है और हम कुछ और मटेरियल कल रिलीज कर रहे हैं, एक बार वीडियो आएगा देख जरूर लेना। उदासीन उभयधर्मी की अगर हम बात करें Al2O3 ZnOPbO2, Al2O3 ZnOPbO2, Al2O3 ZnOPbO2, उभयधर्मी Al2O3 ZnOPbO2 उभयधर्मी है। CONOH2O, CONOH2O, CONOH2O।
हेलो 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 हेलो, उदासीन CONOS2O उभयधर्मी Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO PbO2। ये जो है दोस्त मेरे 16 है ना, तो 16 हो गया 6A। देखो सल्फर की अगर बात करोगे तो सल्फर मेनली अम्लीय ऑक्साइड अगर है तो S होता है 16, तो ये हो जाता है 2 8 6, तो ये 6A में आ जाता है, इसीलिए कहते हैं ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। उदासीन CONOS2, उदासीन CONOS2, उभयधर्मी Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO और PbO2। अगला, मोमबत्ती का जलना निम्न में से कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती जलना, बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक, देखो मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन है, क्योंकि पिघल के तब जलता है, इसलिए जब ई ऑप्शन में रहे ना तो ई मारना, ना तो ई सेकंड ऑप्शन ही होगा। अगर दे दे भौतिक व रासायनिक दोनों, तो पहले वो पिघलता है तब वो जलता है, पहले वो पिघलता है और तब वो जलता है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है, पहले पिघलता है तो वो भौतिक परिवर्तन, तब जलता है तो रासायनिक परिवर्तन। अगला अगला अगला, इनमें से कौन सा तरंग मनुष्य के लिए श्रव्य होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। देखो ध्वनि पूछा नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम क्वेश्चन इसलिए दिए हैं, पूछ सकता है, एक बार देख लेना जरूर। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की आवृत्ति रेंज, इधर 20,000 हर्ज से इधर जाएगा, इसको पराश्रव्य तरंग कहेंगे। 20 हर्ज से इधर जाएगा, इसको अवश्रव्य तरंग कहेंगे, इसको अवश्रव्य तरंग कहेंगे। अब 20,000 हर्ज से अधिक जाएगा पराश्रव्य, 20 हर्ज से कम जाएगा तो अवश्रव्य तरंग कहते हैं, सबको पता है। अल्ट्रासाउंड इसी को कहते हैं। अल्ट्रासाउंड किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। पहली बार किसने पैदा किया था? गॉल्टन ने सीटी बजाकर पैदा किया था। दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा पैदा किया जाता है। 5th एडिशन जो आया हुआ है दोस्त मेरे, उसी को पढ़ के जाना है। 4th भी है तो चलेगा, 4th भी है तो चलेगा। 20 हर्ट्ज से कम होगा तो अवश्रव्य, उससे बाहर नहीं जाएगा। जितना बार हो सकेगा पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना उतना बार। अगला 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 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त मेरे, 1 किलो की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती है। बहुत बढ़िया बात है। M का मान है 1 किलोग्राम। 30 मीटर की ऊंचाई से H का मान है 30 मीटर, जमीन पर गिरती है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh। M का मान दिया हुआ है 1, G का मान दिया हुआ है 10, H का मान दिया हुआ है 30, मारो 30 देन 300 जूल इज द राइट आंसर। मार सही आ गया आंसर। अगला अगला अगला, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है, जल्दी बताओ, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपन होता है। या विक्षेपन पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? बताओ आंसर, जल्दी बता। है ऑरस्टेड का ध्यान गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया? HC ऑरस्टेड किया कि जब विद्युत धारा से धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें विक्षेपन, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। ये HC ऑरस्टेड ने किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का, सीवी रमन ने प्रकीर्णन प्रभाव, सीवी रमन ने प्रकीर्णन प्रभाव का खोज किया था। सीवी रमन ने प्रकीर्णन प्रभाव का खोज किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का। HC ऑरस्टेड, थॉमस HC हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, इसने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जूल ने ऊष्मीय प्रभाव, जूल ने ऊष्मीय प्रभाव। अब फेराडे ने रासायनिक प्रभाव, फेराडे ने रासायनिक प्रभाव की खोज की थी। 18 ओम प्रतिरोध, 18 ओम का प्रतिरोध वाले विद्युत बल्ब में शून्य वोल्टेज, विद्युतीय बल्ब पर शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी? क्या हो जाएगा बता? P बराबर होता है V²/R। आंसर बता, जल्दी बता। ये वोल्टेज 0 होगा तो पावर 0 हो जाएगा।
जल्दी बता क्या हो जाएगा। ई जीरो है तो ई जीरो होगा, लेकिन अगर ई जीरो होता तो अनंत होता। देखो वोल्टेज जीरो होता तो पावर जीरो, और आर का मान अगर जीरो हो जाएगा तो पावर का मान अनंत हो जाएगा। आर का मान जीरो होगा तो पावर का मान अनंत हो जाएगा। आंसर बता दो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कह रहा है कि शून्य वोल्टेज है, वोल्टेज जीरो होगा तो पावर जीरो हो जाएगा, आर जीरो होगा तो पी का मान अनंत हो जाएगा। आंसर ला 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 ला। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए, कल तो ये क्वेश्चन था बीपीएससी में भी, पता क्या होगा आंसर, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर सबको पता होगा, ऑडोमीटर कल बीपीएससी का क्वेश्चन है, कल बीपीएससी का क्वेश्चन है, कल जो पूछा है बीपीएससी यही पूछा है। स्पीडोमीटर दूरी नापते हैं, स्पीडोमीटर क्या करते हैं, चाल नापते हैं। एक आंसर बता। लेंथेनाइट को प्राय क्या कहा जाता है, जल्दी बता। दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस तो 8 को कहते हैं, 8 को कहता है। डी ब्लॉक में नहीं है, एफ ब्लॉक में। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज जो है, लेंथेनाइट को प्राय क्या कहा जाता है, इसको दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जानते हैं। क्षारीय धातु फर्स्ट ए को कहते हैं, और डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। दोस्त कल नहीं होगा टेक्नीशियन का टेस्ट, इसलिए कि कल पूरा का पूरा साफ सफाई होगा। आप कहिएगा काहे साफ सफाई होगा सर, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक लगातार टेस्ट है, इसलिए साफ सफाई नहीं होगा तो सारा सिस्टम एक के बार में सबका मदरबोर्ड चल जाएगा। क्योंकि दोस्त मेरे सब में सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा हुआ है, और धूलकन अगर जम जाएगा तो उसका एक तो हीट बढ़ेगा, उसकी चालकता भी गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए कंप्यूटर रूम को हमेशा एसी रूम और साफ सफाई के साथ रखना चाहिए। तो कल ये जो कल 7:30 बजे वाला क्लास होगा, फिर से बता दे, कल जो 7:30 बजे वाला क्लास है वो कंटिन्यू है। खाली कल ये वाली क्लास एकदम बंद करनी ही पड़ेगी, पूरा समझो इतना गंदा है। आज हम गए हैं तो अपने से कागज पत्तर लेके एक सीटिंग में गए हैं तो हम साफ किए हैं, तो पूरा धूलकन को साफ करना पड़ेगा। उसके लिए 3-4 घंटे का समय लगेगा, तब जाके वो साफ होगा। तो दोस्तों मेरे कल टेक्निक ये वाला जो क्लास है 9:30 बजे वाला, खाली कल भर बंद रहेगा, फिर परसों चलेगा। मतलब 19 तारीख 18 17 तारीख तक तुम्हारा ही चलेगा, यानी 16 और 17 2 दिन और चलाएंगे टेक्नीशियन का टेस्ट। उसके बाद 1 दिन 2 दिन गैप करके दोस्त मेरे शुरू हो जाएगा तुम्हारा क्या, ALP CBT 2 का टेस्ट। धातुओं को निम्नलिखित में से कौन सा समूह इतना नरम है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, कम घनत्व और कम गलनांक का होता है, बता। चाकू से काटेंगे सोडियम वाला ग्रुप होगा, देखो तो कौन होगा आंसर, एकदम सोडियम वाला ग्रुप होगा। सोडियम में एगो है जगह चाकू से काट सकते हैं। फर्स्ट ए, हाइड्रोजन को छोड़ के, हे लीना करो रब से फरियाद, इसको चाकू से काटा जा सकता है। और ये पूरा का पूरा किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ये पूरा का पूरा किरोसिन में डुबा कर रखते हैं ना, तो हवा में रखेंगे तो आग लग जाएगा। ये पूरा का पूरा किरोसिन में डुबा कर रखते हैं ना, तो हवा में रखेंगे तो आग लग जाएगा। आर्सेनिक का उपयोग ब्रेन ट्यूमर में करते हैं, अभी चला वही पढ़ो। हम दोस्त क्या कर रहे हैं बता, हमारा थोड़ा दुश्मनी है, जो अच्छा चीज हम कोशिश कर रहे हैं तुमको बता दें। लेकिन ये तुम समझ लो कि कोई भी अगर ये सोचता है कि 10 दिन हम क्लास कर लेंगे तो फंस जाएगा मेरा, 10 दिन कर लेंगे तो मेरा नौकरी हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होना है। जो एकदम शुरू से अभी तक 6 महीना साल भर से मेहनत कर रहा है, उसी के सारे क्वेश्चंस बनेंगे और वही नौकरी भी लेगा, ये भी बात फिक्स है। अगर कोई मेरे से 10 दिन से जुड़ा है वो कहेगा हम साइंस का सब क्वेश्चन 10-15 दिन के क्लास से बना लेंगे, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्त मेरे। क्योंकि जो भी बच्चा 6 महीना 8 महीना से बढ़िया से मेहनत कर रहा होगा वही रिजल्ट तक पहुंच पाएगा। क्वेश्चन तो सब कुछ न कुछ बनेवे करेगा, कुछ न कुछ तो सब बनाएगा। अगला 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 अगला, हड्डी में सबसे अधिक क्या होता है, कैल्शियम। बता, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जल्दी बता। रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, लेबोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। आंसर बता इसका क्या हो जाएगा। निम्न में सूचीबद्ध अम्लों में सबसे कमजोर अम्ल कौन है,
एसिटिक एसिड, क्योंकि ये कार्बनिक अम्ल है। आज जो पढ़ाए हैं मैराथन में, कार्बनिक अम्ल जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है, वो धीरे धीरे H+ देता है, इसलिए कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कल बीपीएससी में पूछा था, उधर में पाया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए दोस्त मेरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग एक्वारेजिया बनाने के लिए करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग एक्वारेजिया बनाने के लिए किया जाता है। एसिटिक एसिड सबसे कमजोर अम्ल है। एसिटिक एसिड का ही दूसरा नाम इथेनोइक एसिड है और इसका उपयोग विनेगर में किया जाता है। इसका उपयोग कहां करते हैं दोस्त मेरे? विनेगर में किया जाता है। अगला 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 क्वेश्चन बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो, आंसर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा? देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए, अभिकथन और कारण नामक निम्नलिखित 2 कथनों के संबंध में सत्य है। पहला कथन क्या है? एक ये नहीं है, एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलता है। एकदम सही बात है, चिकनी की तुलना में खुरदरा पर कम फिसलेगा। जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है, ये भी सही है। खुरदरे पर घर्षण बल ज्यादा होगा तो उससे कम फिसलेगा। तो भैया ये सही है, ये भी सही है। इसकी ये जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी है। आंसर बताओ, जल्दी बता, जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और आर दोनों सत्य है, कारण आर ए की सही व्याख्या है। इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। अगला कहते हैं बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अगला 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 निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेरिनर का त्रिक है? यह तो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसमें पहला ही त्रिक यही है, मार दो सरिया के एक। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम त्रिक। अच्छा त्रिक नहीं है कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है त्रिक नहीं है, तो ये तो है, ये है। ये देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी है, ये नहीं है। 3 नंबर नहीं है में तो पहले है। कौन नहीं है कह रहा है ना, तो नहीं है तो हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। आंसर 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 आंसर। अगला एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा? इधर आ जाओ भाई, क्वेश्चन बच्चा को देखने में दिक्कत हो रहा है। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? जल्दी से बताओ। ये देखो इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों, ये हो जाएगा। ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन हट रहा है और यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर। ये नहीं है, ये रेडॉक्स नहीं है, आंसर हो जाएगा C4 कैट। देख लो ये इसमें सिर्फ ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है, ये रेडॉक्स नहीं है। यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ देखो ये ऑक्सीजन जुट रहा है, तो दोनों रेडॉक्स है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? खाली 3 नंबर नहीं है। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये तो ये है, ये भी है। रुक जा 1 मिनट रुक जा। AgNO3 जब NaCl से भी क्रिया कर रहा है तो यहां से देखो ऑक्सीजन हट रहा है, यहां से NaCl है, यहां पर ये ऑक्सीजन NaNO3 हो रहा है। रुक जा, इसको भी चेक कर देते हैं। ये 0 है, यहां पर ये 0 है, इसका लोगे तो ये +1 है, +1 1 गुना 2 उस साइड जाएगा, ये -2 है। तो यहाँ पर देखोगे 0 से ही हो गया 1, अच्छा 0 से ही हो गया -2, ये भी है दोस्त मेरे। देख लो इसमें बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, तो ये भी है। ये नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अपवाद है, रिएक्शन है दोस्त मेरे, अपवाद। आंसर हो जाएगा C4 कैट। देखो ये है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा भी।
तो देखो 0 से 1 हुआ तो ऑक्सीकरण हुआ, 0 से -2 हुआ तो घट गया तो अवकरण हो गया। तो आंसर यही हो जाएगा 4 नंबर। ये अपवाद है, ये रिएक्शन ही अपवाद है, बाकी दोनों है ऑक्सीकरण अवकरण। इसमें देखो ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा C4 कैट, अपवाद है ये। आंसर हो जाएगा C4 कैट इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज, क्वेश्चन हो गया दोस्त मेरे खत्म। थैंक यू वेरी मच। फिर से मैं बता दूं, कल जो 4 बजे से मैराथन चलता है, 4 से 8:30, जिसमें मेरा क्लास 7:30 बजे होता है, कल अपने नियमित समय पर है ही पूरा 4 से 8:30। खाली ये वाली जो क्लास 9:30 से चलती है